अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का हमारा जो फाइनल राउंड है सेल्स टैक्स में, वो रिकॉर्ड्स तक तो हमने चेक कर लिया था कि आप रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंटेन करेंगे। अब नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अच्छा इसको रिकॉर्ड्स को ज़रा ना आपने आई कैब की बुक से एक दफ़ा लाजमी देखना है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन की हुई है। या मुझे याद कराइएगा, मैं भी देख लूँगा, आपने भी आई कैब की बुक से इसको लाजमी वेरीफाई करना है। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट जो है ना, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो ये है कि अब आपने महीना ख़त्म हो गया, अब आपने डिपार्टमेंट को अपने आउटपुट, इनपुट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि पूरे महीने के अंदर मैंने क्या किया। तो उसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। फिर दूसरा उसमें जो इशू आ रहा है वो है क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो चीज़ें आपने बेची हैं और ख़रीदी हैं, क्या डिपार्टमेंट उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपसे मांग सकता है या नहीं मांग सकता। यानी आप सिर्फ कहते हैं जी मैंने सेल की है 50 लाख रुपए की, वो कहता है अच्छा मुझे बताओ ये 50 लाख की सेल में तुम्हें कौन सी चीज़ कितनी बेची है और कितनी ख़रीदी है, ये भी क्या हो सकता है। फिर एक है एनुअल रिटर्न, क्या मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, क्या एनुअल रिटर्न भी फाइल करेंगे। इसके ऊपर भी आई कैप ने काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है। यानी से पूछा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथली टैक्स रिटर्न, एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, इसके मुतालिक बताएंगे क्या होती हैं। तो इसका हमें बड़ा क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ें हैं। स्पेशल रिटर्न क्या होती है, क्या आपका टाइम गुजर जाए तो आपको उसमें एक्सटेंशन मिल सकती है या नहीं, अगर मिल सकती है तो कैसे मिलेगी, तरीक़ेकार क्या होगा और कितने दिनों के लिए मिलेगी, ये है। और अगर इसमें रिफ्यूजल हो जाए तो फिर क्या होगा, रिफ्यूजल ऑफ एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर। ये बड़ा फेवरेट एरिया एग्जामिनर का है रिवाइज रिटर्न का, कि अगर रिटर्न जो है उसमें कोई गलती हो गई है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, कितनी देर तक रिवाइज़ कर सकते हैं, उसकी शराइत क्या है, राइट, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या उसकी कोई पेनल्टी भी है, और या पेनल्टी है तो उसे बचने का तरीक़ेकार क्या है। फिर उसमें एक आता है फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न क्या होती है, आप देखें रिटर्न की ये सारी टाइप्स एग्जामिनर पूछ चुका हुआ है। एनुअल, मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और फाइनल रिटर्न, इसके ऊपर भी बात कर चुका हुआ है। और फिर इसकी आखिरी स्टेज है जब आपने रिटर्न फाइल कर दी, क्या उसको कोई चेक करने वाला भी है या नहीं है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न समझ रहे हैं ना, वो डॉक्यूमेंट, वो फॉर्म जो हम इसको सबमिट करवाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी मैं आपको सर्विसेज की एक रिटर्न दिखाता हूँ।
ये रिटर्न ओपन नहीं हो रही एक। ये देखिएगा, ये देखिए कि रिटर्न मैंने फ़ाइल की हुई है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डोमेस्टिक। इसमें ये एनेक्जर्स हैं। एनेक्जर से मुराद ये है कि कुछ आपने फॉर्म इसके साथ जो है वो सबमिट करने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिएगा सेल्स टैक्स जो है ना, यहाँ पर फॉर्म सी आ रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड। आप समझे सर्विसेज नहीं है तो हम किसकी फ़ाइल कर रहे हैं, गुड्स की। तो यहाँ क्या होगा, गुड्स प्रोवाइडेड, तो ये एनेक्जर सी है। तो यदि जो सेलर है वो अपने एनेक्जर सी में एनेक्जर क्या होता है, ऐसा फॉर्म जो साथ अनेक्स हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको एनेक्जर बोलते हैं। समझ आई ना। यानी बजाय कि हर चीज़ ऊपर रखी जाए, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके नोट्स टू दी अकाउंट नहीं बनाते बैक एंड के ऊपर, यानी फ्रंट पे लिखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिखा होगा नोट नंबर 36। तो आप बैक एंड पे जाएंगे तो उसकी पूरी डिटेल 1 या 2 पेजेस की वो मौजूद होगी उसको। तो अनेक्जर मीन जो चीज़ साथ अटैच है। अब यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी आप कहेंगे गुड्स प्रोवाइडेड। तो आप इस पे एनेक्जर सी पे चले जाएंगे, उसके अंदर एनेक्जर सी के अंदर जाके चीज़ें आप सारी डिटेल बताएंगे कि ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद है गुड्स एक्सपोर्टेड, तो इसमें क्या निकलेगा, आपका रिफ़ंड निकलेगा। समझ आ रही है ना। आप गुड्स की समझ लें। ये फ़ाइल करने के बाद आप पहले ये वाली फ़ाइल करेंगे, यानी हर शख्स पहले अपनी सेल डिक्लेयर करेगा। फिर उसके बाद आएगा वो अपने परचेज़ के ऊपर, डोमेस्टिक परचेज़ वो अपनी ये बताएगा, ठीक है, वो इसमें जाके बताएगा। ये परचेज़ बाद में क्यों लिखेगा, ये परचेज़ मैं तभी लिखूंगा ना अगर किसी ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले मेरी अपनी सेल डाली है। बड़ी कॉमन सेंस है ना। मैं मैसेज तभी रीड कर सकता हूँ अगर किसी ने मैसेज सेंड किया है। अगर किसी ने मैसेज ही सेंड नहीं किया तो मैं रीड कैसे कर सकता हूँ। तो पहले हर शख्स ने अपना जो सेल की है पहले वो डालनी है एनेक्जर सी के अंदर। फिर आप जाएंगे एनेक्जर ए में। एनेक्जर ए में जब जाएंगे तो फिर आपको अपनी वो जिन लोगों से आपने परचेज़ की है उन्होंने सेल डाल दी होगी, तो आपको एनेक्जर ए के अंदर क्या नज़र आना शुरू हो जाएगा, अपनी परचेज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी, उसकी सेल और आपकी परचेज़। ये समझ आ रही है। तरतीब क्या होगी, पहले एनेक्जर सी होगा फिर ए। आप क्या कर रहे हैं, सी ए कर रहे हो ना, सी ए तो पहले क्या आता है, फिर ए। बस ये समझ लें कि पहले आप एनेक्जर सी फाइल करेंगे फिर एनेक्जर ए फाइल करेंगे, यानी सी ए करेंगे आप। समझ आ गई। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट फिक्स कोई इंपोर्ट की है और आपके फ़िक्स एसेट, ये अलग अलग फॉर्म जो है ये बने हुए होंगे। हमारी तरतीब क्या होती है एग्ज़ाम में, आउटपुट लिखते हैं, लेस इनपुट लिखते हैं, लेस फिर इसमें फ़िक्स एसेट करते हैं, ऐड फर्दर टैक्स, और फ्रेंड पे कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड आप वो लिखते हैं। अब इसमें देखिएगा उसने लिखा हुआ है इनपुट फॉर द मंथ, टोटल आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कैरी फॉर, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द इनपुट, क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, येस नो। कैरी फॉरवर्ड करने होता ही कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा जी, टैक्स रिवर्स चार्ज, ये क्या होता है रिवर्स चार्ज, वो जो क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी का नहीं आपको बताया था, कोई ऐसी इनवाइस जो आपने शो की है सिस्टम उसको उठा नहीं रहा, उसकी रिवर्सल पड़ रही है, ये हो रहा है। रिफ़ंड आपको मिल रहा है यहाँ पे, समझ आ गई। क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर, नेट क्रेडिट फॉरवर्ड फार्मूला, फाइन और पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, एरियर्स, टोटल अमाउंट पेड आ गई, ठीक है, ये आ गई। कैसे आपने पे करनी है। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है और फिर उसे शो नहीं करता अपनी परचेज और अनरजिस्टर्ड को सेल कर देता है, तो
टैक्स और उसके बाद कैसे जाएगा कि ये सेल ईमानदारी से पूछ रहे हैं या वैसे प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कौन शो करता है कि आपने अनरजिस्टर्ड से बेची और अनरजिस्टर्ड कोई सेल करती हैं? आउट ऑफ द बुक्स जा रही हैं, लोग जाने देते हैं। ईमानदारी ये है कि इसमें बना हुआ जब आप अपनी परचेज डालेंगे तो उसमें लिखेंगे कि ये मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज़ की है। सेल में भी आप ऐसे ही डालें, ठीक हो गया जी। फिर उसमें जाके ये देखें एक CPR आपको नज़र आ रहा है, आप जाके इसका टैक्स जमा करवाएंगे। मैं आपको टैक्स का फॉर्म दिखाता हूँ, ये होता है वो आपका फॉर्म, चालान होता है। इसको कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट CPR ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है, इसके थ्रू आप जाके पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको वो यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट क्लियर हो जाएगी। फिर उसको आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, रिटर्न को प्रिंट लेंगे। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। समझ आ गई? तो क्या आपको अब माइंड तो नहीं किया आपने, मैंने रिटर्न दिखा दिया आप? चल अच्छी बात। अच्छा जी, ये तो था हमारा। फिर उसके बाद ये है कि ये रिटर्न ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बता दी किस तरह से रिटर्न को फ़ाइल किया जाता है। जमा करवाने के 2 अल्फाज मैंने आपको बोले हुए हैं, क्या क्या है वो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने भूल ना जाऊँ, टेस्ट जो है मैंने बनाया हुआ है ना, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बनाया हुआ है, आपने वो लाजमी देना है। फिर मैं आपसे उसको डिस्कस करूँगा। अगर आप वो टेस्ट देंगे नहीं तो डिस्कस करने का आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। मुझे तो होगा, आपको कोई नहीं होगा। उसके अंदर जो थ्योरी के वो भी आपको पता होने चाहिए कि यार ये वाला सवाल मैंने पढ़ा कैसे और मेरे से पूछा कैसे जा रहा है। समझ आ रही? देखिए, बड़ी सादा सी मिसाल है। मैंने पहले भी आपको कहा था, आप किसी जगह पर गए, आपने कोई चीज़ ख़रीदी और टेस्ट नहीं की, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए कितने चांसेस हैं कि वो चीज़ ख़राब हो सकती है? बहुत चांसेस है ना। इसलिए आप क्या करेंगे? तो अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में चले जाएंगे डायरेक्ट, तो आपके भी वही चांसेस होंगे। ये मैं आपको पहले बता दूँ। आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि यार मैं किस काबिल हो चुका हूँ, मुझे ये सवाल पढ़ के क्या समझ आ रही है। फिर मैं आपके सैम्पल पेपर लेके तो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा कि भी देखें ये सवाल था, आप लोग ये जवाब दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, इसको इस तरह से करना चाहिए। इससे मेरे 2 ऑब्जेक्टिव हल हो जाएंगे। एक तो मैं पास पेपर को डिस्कस कर लूँगा, और दूसरा ये है कि आपको समझ आ जाएगी कि यार ये गलती मैं भी कर रहा हूँ। अगर किसी और ने की है तो ये मैं भी कर रहा हूँ। मेरी हैंड राइटिंग में क्या इशू आ रहा है, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं 40+ के ऊपर जाके, अगर तो बच्चा कोई हो ही 20 पे फ़ेल रहा है तो उसका तो कसूर नहीं है ना, उसने काफ़ी मेहनत की है फ़ेल होने के लिए। लेकिन जो 40 के जाके फ़ेल हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रही, उसकी वजह एक ही है कि उसको यही नहीं समझ आ रही कि मेरे से जो बात पूछी जा रही है मैंने जवाब कैसे देना। यानी जवाब देना प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर एक आर्ट है। ये ऐसे नहीं है जैसे आपने मैट्रिक इंटर में जाके बस उन्होंने जो लफ्ज़ नज़र आ गया उसको पकड़ के मारा और खींच के वो क्या। जवाब कम देना है, ज़्यादा देना है, कितना लिखना है, सवाल शुरू कैसे करना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनका भी, और मुझे देखते हुए सुनते हुए आप लोग कॉपी पेन के साथ इसको किया करें। नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। लें जी, आगे आगे जी रिटर्न फाइलिंग। तो ये हो गया, ये मैं हो गए। इसको तकरीबन ये हमारा ये भी समरी तैयार हो गई, हम उसमें एम्बेड कर देंगे, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जब आप इसको जमा करवा देंगे तो क्या आपका ऑडिट होगा, असेसमेंट होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये 3 लफ्ज़ हैं, ऑडिट, असेसमेंट और इंक्वायरी। इसको ज़रा समझ लें। जो इंक्वायरी होती है ना वो नॉर्मली डायरेक्शनल होती है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी होती है और उस प्रॉब्लम को अब हम इंक्वायर्ड कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। ये बात पहले ज़हन में रखनी है। ऑडिट क्या है कि आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं है, बस आप जनरली चेक कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम ना हो।
उस ऑडिट के दौरान फिर आप असेसमेंट करते हैं उसकी, अपनी असेसमेंट मीन अपना बताते हैं जी मुझे क्या समझ आई। ऑडिट किसका नाम है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना। और उसके दौरान आप अपनी असेसमेंट करते हो, चेकिंग करते हो कि मेरी असेसमेंट क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर एग्जामिनर के पास पेपर गया तो उसको अभी नहीं पता ये बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ चीज़ों को चेक करता जा रहा है। उसके बाद वो अपनी असेसमेंट देगा कि ये बच्चा पास है, फेल है। जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप इंक्वायरी करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। ये इंक्वायरी है, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो करना क्या है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई आए, लेकिन ऐसा अगर है तो फिर इंक्वायरी होगी। आप समझ आई बात की? ये चीज़ें ये है। एक है जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये असेसमेंट उस वक्त की जाती है, इसको एक्स पार्टी भी कहते हैं, लैटिन वर्ड है एक्स पार्टी। ये वाई के साथ पार्टी नहीं है, इश्तिहारी नहीं जिसे कहते हैं आप उर्दू में, इश्तिहारी हो गया। वो इश्तिहारी क्यों करार देते हैं? जब कोई बंदा हाज़िर नहीं होता, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही हो, वो ना दे तो फिर उसके ख़िलाफ़ वन साइडेड फ़ैसला दिया जाता है कि जनाब हमने फ़लाँ शख्स को बुलाया था, इससे ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, नहीं दे रहा, लिहाजा हमारे मुताबिक तुम्हारी ये असेसमेंट है, जाके पैसे जमा करवाओ। इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड, शॉर्ट लेविड और एर्नसली रिफंडेड। असेसमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की असेसमेंट करना, उसकी रिकवरी करना जो लेवी नहीं किया गया, ऐसा टैक्स जो लगा ही नहीं, लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। लेविड मीन नहीं लगा, शॉर्ट लेविड कम लगा है। अच्छा, टैक्स का दूसरा नाम लेवी भी है, पुराने वक्तों में लेवी भी कहते थे, इसको टैक्स भी कहते हैं। कई मुल्कों में इसका नाम सेस है, कई जगहों पर लगान है, कोई पुराने अल्फाज भी हैं। आमिर खान की फिल्म थी लगान, ठीक है। ये नेट आज ज़रा चल नहीं रहा, ज़रा थोड़े से हालात ख़राब हुए हैं। लगान फिल्म में आपको, तो उस फिल्म के अंदर टैक्स की बात की जा रही है। देखिएगा, ये लगान फिल्म थी ना, तो इसके अंदर उनसे टैक्स मांगा जाता है। लगान तो लगान, लेवी, ये सारे इसके मुख्तलिफ नाम हैं, समझ आ रही? तो ये है, तो लेवी, लगान, सेस, ये सारे टैक्स के मुख्तलिफ नाम हैं। एरनसली, गलती से, एरर, एरर ये लफ्ज़ नहीं, एरर, एरनसली, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया, रिफंडेड, रिफंड कर दिया गया। लिमिटेशन फॉर असेसमेंट, कितनी लिमिटेशन समझते? स्कोप क्या है, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप नहीं जा सकते। मैं आपसे पूछूं कि आप 2 टांगों पे खड़े हो सकते हैं, आप कहेंगे सर मैं एक टांग पे भी खड़ा हो सकता हूँ, बगैर टांगों के नहीं खड़े हो सकते। आप कहेंगे ये मेरी लिमिटेशन है। पावर ऑफ अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रा जहन में बिठा के रखनी है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं असेसमेंट के रिगार्डिंग। अभी आपने पॉलिटिकली थोड़ा सा, मैं आपको ये बताता हूँ, अलार्म बंद कर लूँगा, पहले थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली बताता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में एक पार्टी है, ठीक है, पीटीआई, और उसका एक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ईसीपी। अब ईसीपी ने इसे कहा कि तुमने भाई साहब अपने इलेक्शन नहीं, मैं अभी थोड़ी सी अपने सीन को ज़रा क्लियर करने लगा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ इन्वॉल्व होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो इसने इसे कहा कि तुमने अपनी पार्टी के सही इलेक्शन नहीं करवाए, इसलिए मैं जो है तुम्हें तुम्हारा इंतखाबी निशान नहीं दूंगा। अब ये कहाँ चले गए? हाई कोर्ट के अंदर, राइट, पेशावर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने जाकर कहा कि ये ईसीपी जो है ये इस तरह से कह रहा है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। इस हाई कोर्ट ने इनके हक में फ़ैसला दे दिया, लेकिन उसने इनको नहीं सुनाया। उसने किसको सुनाया? इसको सुनाया कि भाई तुम जो है वो इसको
ये इंतखाबी निशान अलॉट कर दो। ये इसके ख़िलाफ़ चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भी हम इनको इंतखाबी निशान नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने पार्टी को भी बुलाया, तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इनको इनका इंतखाबी निशान ना दो। समझ आइए, इसने इनको कहा कि अब तुम्हें ये तुम्हारे साथ होगा। अब ज़रा इसमें सुनिएगा हो क्या रहा है। आप जितनी भी अपील्स करते हैं ना, ये बात याद रखें, वो हमेशा अपील उन दोनों पार्टीज़ को जा रही होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट आपको कह दे कि नो अभी मैंने तुम्हें दे दिया, जाओ। यानी जो कोर्ट्स होते हैं ना, वो जिस पार्टी के साथ मसला चल रहा था उसको डायरेक्ट किया जाता है। ये बात समझने वाली है। कोर्ट्स हमें नहीं कह देते कि मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम इसकी दुकान खाली करवा लो, बस करवा लो, खाली देखी जाएगी, मैं जानूँ और ये जाने। ऐसा नहीं होता। वो उस पार्टी को कहेगी कि इसकी दुकान तुम खाली कर दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, और उसने फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। अब सुने, टैक्स में क्या होता है, हमारी जो अपील्स होती हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि एक है टैक्स पेयर, ठीक है, ये एक टैक्स पेयर है, और यहाँ पर ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है। ठीक है, इन दोनों का हो गया आपस में फड्डा। वो कह रहा है कि जो तुम मेरी असेसमेंट कर रहे हो तुमने गलत की है। ये चले जाते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास, कमिश्नर अपील के पास। ये इसके पास जाता है, ये इसको नहीं डायरेक्ट करेगा। किसको डायरेक्ट करेगा? इसको, कि तुम इसको फैसला दो। ये इसके मुताबिक इसको फैसला सुनाएगा। ये चला जाता है इसके खिलाफ अपैलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, ये हायर कोर्ट है। ये भी जाता है वहाँ पर जाके और कहता है कि जी इसने मेरे ये किया है। ये भी फैसला किसको सुनाएगा? कमिश्नर को, कि तुम ये फैसला करो। राइट, ये हार जाता है इसमें। ये चला जाता है उसके अंदर, अपना हाई कोर्ट के अंदर, ये भी इसी को फैसला सुनाएगी। अब समझ आ रही? इसने अपने फैसले को, इसको कहते हैं अपैलेट अथॉरिटी। इनको क्या बोलते हैं? लफ्ज़ होता है अपैलेट अथॉरिटी, अपैलेट अथॉरिटीज़। मिसाल के तौर पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जो हायर अथॉरिटी है वो कमिश्नर अपील है, इसको कहेंगे ये उसकी अपैलेट अथॉरिटी है। उसकी अपैलेट अथॉरिटी कौन सी है? अपैलेट ट्रिब्यूनल। अपैलेट ट्रिब्यूनल की अपैलेट अथॉरिटी कौन सी है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ये उसकी अपैलेट अथॉरिटी है। राइट, तो अपैलेट अथॉरिटी का फैसला मिलने के बाद वो कोई भी इसको दे, क्या होगा कि ये इसको फैसला सुनाएगा। यानी इसने जो इसको ऑलरेडी ओरिजिनल जो डिसीजन दिया था ये उसको मॉडिफाई करेगा। इसको भी लॉ ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जब तुम्हें फैसला मिल जाए तो तुमने उस फैसले के मुताबिक अपना फैसला कैसे सुनाना है। यानी यहाँ से कहीं फैसला सुनने के बाद ये जो टैक्स पेयर है उसके मुताबिक अपना डिसीजन नहीं लेगा, ये इसका वेट करेगा कि ये मुझे सुनाए, क्योंकि फड्डा आपस में इन दोनों का है। अब क्लियर हुई है बात? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इनकम टैक्स में भी चीज़ें आगे रिवाइज होनी है, इसलिए आपको यहीं पर इसका पता होना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो ये एक पेट जो है ना क्वेश्चन, हर साल तकरीबन 10 नंबर का इनकम टैक्स में भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सीख लेंगे, वहाँ भी सीखने में आसानी हो जाएगी। क्यों जी, कोई सवाल? अपैलेट अथॉरिटी की समझ आ गई कि अपैलेट अथॉरिटी क्या होती है, डिसीजन कैसे किए जाते हैं, इसकी भी क्लियर हो? चले, तो इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास? बेस्ट, ये है पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। फिर है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। ये मेरा ख्याल है कि शायद आई कैप की बुक में है या निकाल दी गई है। फिर है ड्राइंग्स ऑफ सैंपल, कि अगर टैक्स वाले आपसे देखें, एक है आपने किसी को सैंपल दिया, वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है।
आपने किसी को सैंपल दिया, आपकी ड्राइंग्स हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ उठा के ले गए, आपने किसी का कर्जा देना था, ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ गिनी जाती हैं। सैम्पलिंग भी, हाँ अगर सैंपल इंपोर्ट करें ना तो वो एग्जाम्प्ट होता है, ये बात याद रखें। बाहर के मुल्क से आपको सैंपल मिल जाए तो वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन आप किसी को सैंपल देंगे टैक्सेबल का तो वो टैक्सेबल गिना जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़, ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। लेकिन अगर टैक्स वाले आके सैंपल ले जाएं, ये सैंपल लेते क्यों है, सवाल ये है, इनको क्या तकलीफ़ है? ये इसलिए लेते हैं कि आप बाज़ का लोग चीज़ें बेच देते हैं और कहते हैं जी हमने चीज़ें बेची नहीं हैं, पड़ी हुई हैं अभी हमारे पास, ये तो टैक्स फ्रॉड में है। पड़ा ना भी टैक्स फ्रॉड में कितनी चीज़ें पड़ी थी हमने, जाली इनवाइस दे देना, चीज़ें बेच देना, बताना ना, चीज़ें ख़रीद लेना ना बताना, इनवाइस इशू कर देना बग़ैर चीज़ें बेचे हुए, इनवाइस रिसीव कर लेना बग़ैर चीज़ें बेचे ख़रीदे हुए, ये सारे टैक्स फ्रॉड में आते हैं। ये अब मिसाल, एक बंदा सल्फ्यूरिक एसिड में काम करता है, तेज़ाब है वो सल्फ्यूरिक एसिड में, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, नेट ऊपर से तेज़ दौड़ता है यहाँ पे, हाँ ऊपर काफ़ी तेज़ चलता है। अब ये फ़र्ज़ करें कि ये ड्रमों में पड़ा हुआ होता है, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड बेच के ड्रमों में अंदर, ड्रम के अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया, उसको कहा देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कहता नहीं ये तो पानी है, कहता पी के चेक कर लो, पिएगा वो, तो वो सैंपल ले जाते हैं ताकि वो चेक करें कि क्या ये वाकई तेज़ाब है भी कि नहीं है। समझ आ रही? ये है ड्राइंग ऑफ सैंपल। वो आपकी, उसका इनपुट आपको मिलता है लेकिन वो आउटपुट में दाखिल नहीं होता। ये चीज़ें हैं जो अभी तक आपके यहाँ पर उसमें शामिल हैं। चलते हैं जी अपने किताब के ऊपर। हाँ जी, सैंपल एक्सपोर्ट कर दिए, रिफंड मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, ये आ गया, ले जी। अब समझ आ गई, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। जो इमेज मैंने आपको दी है वो क्या है, अब मैं आपके सामने इसको रीड करने लगा हूँ ताकि आपको ख़ुद से याद करने में आसानी हो। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न। ये है मंथली रिटर्न। मैंने कितनी कहा रिटर्न आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में? मंथली रिटर्न, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, स्पेशल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। 5, मंथली, फाइनल, एनुअल, स्पेशल और रिवाइज्ड। ये 5 तरह की रिटर्न आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ कोई लफ्ज़ बन सकता है इससे? मंथली, एनुअल, फाइनल, स्पेशल और रिवाइज्ड। MFA, तो वो आपका पेपर होता है MFA, है ना? फसर, सर्व, चलें यार वैसे ही याद कर लें, ठीक है। मैफर भी हो सकता है, MFA सर, ठीक है ना? टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू FBR ई पोर्टल। FBR ई पोर्टल कौन सा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, भी फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये है आयरस। चलो, बाय द प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड से क्या मुराद होती है? जो मेंशन होती है, ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और प्रिस्क्राइब डेट क्या है? वो ये है, अ जनरल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी जनवरी है तो 15 फेब हो जाएगा। हाउएवर इन केस वेयर ड्यू डेट इज़ 15th ऑफ मंथ, द टैक्स ड्यू शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15th एंड द रिटर्न शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 18। यानी जनरली समझा जाए तो 18 तारीख बनती है, क्योंकि अब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक ही हो रही है ना।
तो इसलिए अब डेट एक्चुअली क्या बन रही है, 18 बन रही है। डिपार्टमेंट इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं कह रहा लेकिन आपने यही लिखना है कि टैक्स जमा करवाने की तारीख 15 है और रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, 18 है, उस तक पेनल्टी नहीं पड़ेगी। द टैक्स शेड बी डिपॉजिटेड इन द नेशनल बैंक और ऑन द प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट चालान और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब सारे सिस्टम आ चुके हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, सब के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं। द डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू कैश और चेक, अगर आपने चेक दे दिया तो एहतियात करनी पड़ेगी कि मेरी ड्यू डेट से पहले पहले क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपने इसको डिले कर दिया और चेक जो था वो 18 के 15 के बाद जाके डिपॉजिट क्लियर हो रहा है, तो वो आपके चेक डिपॉजिट करवाने की डेट नहीं समझी जाएगी बल्कि क्लियरेंस की डेट समझी जाएगी। आपने चेक दे दिया 17 तारीख को, वो हो रहा है 21 को जाके क्लियर, तो डिपार्टमेंट उसको 17 को नहीं समझेगा, वो 21 को समझेगा और आपको पेनल्टी पड़ सकती है उसकी कि जनाब आपका तो चेक क्लियर ही। भाई सीधी सी बात है, अभी जो मैंने आपको रिटर्न दिखाई है ये वाली, ये CPR शो ही नहीं होगा सिस्टम के अंदर। आपने ये पेमेंट कर दी है चालान की, ये जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे ड्यू डेट के ऊपर, तो यहाँ ये रिटर्न के अंदर इसने आना ही नहीं है, रिटर्न नहीं सबमिट नहीं होनी। आप जितना मर्जी क्लिक करते जाएं, वो कहेगा टैक्स जमा करवाओ, आप कहेंगे मैं तो करवा चुका हूँ, वो कहे अभी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। समझ आ रही है ना? तो ये आपकी जब तक क्लियरेंस नहीं होगी ये रिटर्न फाइल नहीं होगी, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्लियर होगी बात? ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, बस इसको मैं पढ़ देता हूँ। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ हिज सप्लाईज इन एनेक्जर सी एंड डेटा ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट इन एनेक्जर आई बाय 10th ऑफ मंथ ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स पीरियड। 10 तारीख तक ये कर देगा, याद रहेगा? समझ आ गई है? ई फाइलिंग में आपका ये देखें, ई फाइलिंग के अंदर यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा है, जब आपके पास ये समरी आ जाए, प्रिंट आउट आ जाए, तो इसके आगे खुद आप लिख लीजिएगा CA 10 तक और A उसके बाद आगे आप परचेज का डेटा फाइल करेंगे। अच्छा, दिस डेटा शैल बी इमीडिएटली अवेलेबल टू अदर पार्टीज ऑन द परचेज डेटा। तो जब आप करेंगे तो जो आपका बायर है ये डेटा उसको नज़र आना, यानी समझे जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो उसको मैसेज नज़र आ जाएगा। डेटा रिलेटिंग टू द परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन एज अलाउड बाय द FBR शैल बी एंटर्ड मैनुअली इन एनेक्जर ए। एनेक्जर देखा ना, जो आपने परचेज किया है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं है तो आप फिर खुद जाके लिख देंगे। इसका इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड का, तमाम का पता नहीं 999 इस तरह से है, मैं भी आपको यहाँ लिख के, ये खुल गया जी, ये देखिए सेल्स टैक्स रिटर्न, जो ये हमारा पोर्टल है जिसको वो कह रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न के अंदर ही ना यहाँ 999 कुछ आ रहा होगा, नज़र आता है वो कि आपने अनरजिस्टर्ड को जो सेल की है, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जी। ये अगर कोई पार्टी अपनी सेल्स डालने में लेट कर दे, तो हाँ जी, जिसको उसने सेल किया उनकी परचेज भी नहीं शो होगी, वो मैनुअली डाल देते हैं, प्रैक्टिकली मैनुअली डाल देते हैं कि भी ये मैंने फ़लाँ बंदे से परचेज़ की है इस इनवाइस के अगेंस्ट। अगर वो सेल शो कर दे बाद में तो वो मैच करके उसको उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर ना शो हो तो फिर अगले महीने में उतनी टैक्स लायबिलिटी ऐड हो जाती है। ये प्रैक्टिकली होता है, आपने एग्ज़ाम में नहीं करना। एग्ज़ाम में बस एग्जामिनर लिखे कि जनाब आपके वेंडर ने पैसे जमा नहीं करवाए, तो आपने उसको नहीं लेना, प्रैक्टिकली इसको नहीं देखना आपने। सेल्स टैक्स जो है, मतलब ये 999 इस तरह से होता है एक नंबर, मैं आपको प्रैक्टिकली जाएंगे पता आ जाएगा। इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम रिड्यूसेस हिज टैक्स लायबिलिटी सच एज इनपुट क्रेडिट नोट इशूड बाय हिम रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स रिटर्न और इंक्रीज इन परचेज वैल्यू ऑन दिस मिस्टेक अदरवाइज ब्ला ब्ला,
एंड अ डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम। आपने इनपुट लेने की कोशिश की और डिस्क्रिपेंसी आ गई। क्या मतलब कि भाई जो डेटा आप डाल रहे हैं मुझे रेसिप्रोकल डेटा नहीं मिल रहा, मुझे रेसिप्रोकल डेटा, आप कह रहे हैं कि ये मेरी सेल्स रिटर्न है, डाल दी सिस्टम में, आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, दूसरी पार्टी डेबिट नोट ही नहीं डाल रही अपना, सिस्टम उसको नहीं लेगा ना, कि अगर तुम कह रहे हो मैंने फलां से चीज़ें वापस की हैं, जिससे वापस की हैं वो मुझे नहीं बता रहा कि मैंने चीज़ें वापस की हैं। अब आप कह रहे हैं मैंने फलां से चीज़ें खरीदी हैं, इनपुट बढ़ा रहे हो, दूसरी पार्टी उसको इनपुट ही नहीं शो कर रही, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी आ गई। क्या आ गई है? डिस्क्रिपेंसी आ गई है, यानी उसकी सेकंड जो है वो चालान नहीं आ रहा। एंड अ डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ FBR, देन the said adjustment would be allowed to the registered person on provisional basis। आर्जी तौर पर उसको इजाज़त मिल जाएगी कि ठीक है आप इसको माइनस कर लें, लेकिन साथ ही उसके सिस्टम के अंदर डिस्क्रिपेंसी के कॉलम के अंदर शो हो जाएगा ये इनवाइसेस अभी तक आपकी जो रेसिप्रोकल पार्टी है उसने इसको शो नहीं किया। अप्रोच देम and pursue them to deposit this tax or show the relevant document, and he would be given an opportunity to contact and persuade the other party to resolve the discrepancy if discrepancy is resolved। अच्छा, अब ये सोचे जरा, इसमें केस स्टडी आ सकता नहीं आ सकता? बड़ा आसानी से सीधा सीधा बनता है। मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं आराम से डाल दूंगा कि मिस्टर हमीद ने अपनी परचेजेस डाली हैं लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है, बताएं उसको क्या करें? क्या करें कि उस पार्टी को कांटेक्ट करें और उसे कहें कि भाई साहब आप क्लियर करो, या जो परचेज तुमने मुझे रिटर्न की है मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ सेल्स रिटर्न का, तुम परचेज रिटर्न शो करो ताकि मैं अपनी इनपुट को कम करूं। और अगर अगले महीने में भी, अगर ये भी अलग सवाल बन सकता है कि हमने कुछ पिछले महीने में परचेजेस डाली थी अभी तक शो नहीं हो रही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो आप कहेंगे इस महीने आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी। सही है ना? सवाल को सोचें, ज़रूर लिखने की कोशिश करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमसे लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि आपको फ्रीली लिखने की आदत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चैट GPT के साथ अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो आप अपनी अंग्रेज़ी तो लिख के उसमें डालें, वो आपको सही दे देगा। लिखा तो जा सकता है ना? और भाई लिखा तो जा सकता है ना, आपके पास लिखने की तो ऑप्शन है ना। ठीक है, आप देखें ना, आप यहाँ पर जाएं, चैट GPT यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें कहता हूँ प्लीज़ चेक माय इंग्लिश, अब यहाँ पर आप इसको दें, ठीक है। during if any discrepancy is found by the IRS system, right, then the input tax shall be, may be लिखा जा सकता है, shall की बजाय may be allowed on provisional basis and the taxpayer should approach the vendor to enter the relevant data। अब देखें, इसको हम कहते हैं जी चेक करें। अच्छा, सिर्फ ये बार बार नहीं लिखना होता, इस पर एक ही दफ़ा लिखना होता है। अब जब भी आप डेटा डालते जाएंगे ना, ये खुद ही फिर उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है, वो खुद ही आपका डेटा जो है वो चेक करता जाएगा। यानी उसको एक दफ़ा जो कमांड देंगे ना वो फिर आपकी खुद ही है, यानी आप उसको लिख सकते हैं, बोल के लिखेंगे ना तो वो टाइप करना शुरू हो जाता है, यानी वो आगे से ना बोले, क्योंकि नेट हमारा काफ़ी स्लो चल रहा है, दहशत गर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो सारा ये मसला नेट की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हमने फ़िलहाल नेट को तो बंद किया या स्लो किया हुआ है। तो आप देखेंगे, चले उतनी देर में हम काम करते हैं, ये भी आ ही जाएगा, अभी काम करने गया हुआ है। इफ़ द डिस्क्रिपेंसी इज़ रिजॉल्व देन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ऑटोमेटिक सिस्टम शैल स्टैंड सेटल्ड।
आप आसान अंग्रेज़ी यूज़ कर सकते हैं और उसको पता चल जाएगा। इफ़ डिस्क्रिपेंसी इज़ नॉट रिजॉल्व बाय द लास्ट डेट ऑफ द मंथ फाइल देन एडजस्टमेंट अर्लियर अलाउड ऑन द प्रोविजनल बेसिस शैल बी एडजस्टेड और रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन। आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे बढ़ जाएगी। क्वांटिटेटिव डेटा जी, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स, ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। जब ये लिखा जाता है ना स्पेसिफाइड गुड्स, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर लिखी हुई हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए वो नहीं लिखी जा रही। स्पेसिफाइड गुड्स जो इस रूल्स के अंदर लिखी गई हैं, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है ऑन स्पेसिफाइड गुड्स। हर के ऊपर नहीं, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिसके ऊपर ये होता है। अब देखें ये स्पेसिफाइड गुड्स का खालिद साहब ने नीचे नाम लिखा हुआ है, ये देखें कुछ चीज़ों का नाम लिख दिया। आगे ETC इसीलिए लिखा हुआ है कि एक लिस्ट बनी होगी, एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड अलॉन्ग विद द मंथली रिटर्न्स। द एग्जाम्पल ऑफ देखें स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूड दिस दिस दिस। क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स मांगी जा सकती है? जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर से कुछ चीज़ों की क्वांटिटेटिव डिटेल्स मांगी जा सकती है। एनुअल रिटर्न, क्या महीने की रिटर्न फाइल करेंगे? लॉ कहता है एनुअल रिटर्न भी फाइल की जा सकती है। FBR में रिक्वायर अ पर्सन टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म से मुराद ये है वो जो आपको दी गई है उस फॉर्म के ऊपर। एवरी कंपनी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स शैल फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न। तो 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जी। एक्सटेंशन मिल सकती है रिटर्न में? टाइम बिल्कुल मिल सकता है, टाइम आपको मिल सकता है। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। एप्लीकेशन किसको देंगे? कमिश्नर को। कमिश्नर को क्या लगाना आपने? दा लगाना है, और कमिश्नर का C बड़ा करना है। तो कमिश्नर उसको 15 दिनों की एक्सटेंशन दे सकता है। उसके वजह क्या हो सकती है? व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, बीमार हो गए हैं या कोई मिस एडवेंचर हो गया है, कोई और रीज़नेबल ग्राउंड है, कोविड आ गया, मोटरवे बंद है, राइट, कोई इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। या इससे लॉन्गर पीरियड भी दिया जा सकता है। समझ आ रही है? सवाल ये है कि ये सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन दी एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और नॉर्मली वो आपसे यही कहता है कि एक साहब हैं वो लेट हो गए थे, कराची गए हुए थे, वापस आए हैं, रास्ते रोड बंद था, राइट, कुछ दहशतगर्द पड़ गए, उनको ऐसे हो गया, फलाना हो गया, बताएं वो क्या करें? तो क्या करें? अगर उसको समझ आ रही है तो वो टाइम ख़त्म होने से पहले पहले एप्लीकेशन दे दें कि जी प्लीज़ मैं फंस गया हूँ, मेरा सारा डेटा लाहौर में पड़ा हुआ है, तो आप मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं बाद में वापस आके, अगर फिर वापस नहीं आया फिर दोबारा अप्लाई कर दें कि जी मैं बाद में कर दूंगा, पेनल्टी से बच जाएगा। अगर कमिश्नर अड़ी करे तो फिर क्या होगा? ना करे। इफ़ कमिश्नर रिफ्यूजेज टू एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न देन रजिस्टर्ड पर्सन में फाइल एन एप्लीकेशन टू द चीफ कमिश्नर। उसके अब्बू से बात करें। किससे बात करें? अब्बू से बात करें कि भाई इसको समझाएं ये बंदा बदतमीजी कर रहा है, और वो इसको फिर क्या कहेगा कि जाओ मैंने तुम्हें टाइम दिया। रिवाइज रिटर्न जी, रिवाइज रिटर्न की स्टेजेस होती हैं, ये बात याद रखें। रिवाइज रिटर्न की कुछ स्टेजेस होती हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक होती है वॉलंटरीली, वॉलंटरीली, पहले ठीक लिख रहा था, खुद ही आपको गलती हो गई, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते। एक होता है ड्यूरिंग ऑडिट, फरिश्ते आ गए और उन्होंने गलती ढूंढ ली, उन्होंने कहा जनाब ये गलत हुआ है, आप उस दौरान अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लेते हैं। और एक है आफ्टर शो कॉज नोटिस। शो कॉज, शो कॉज से क्या मुराद है? कॉज वजह, शो कॉज वजह बताओ। आप नहीं किसी कहते हैं हाँ भाई क्या तकलीफ है आपको,
क्यों किया ऐसा, इसको कहते हैं शो कॉज। शो कॉज, जाहिर करो, अपनी वजह बताओ, इसको शो कॉज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये देखिएगा, वॉलंटरली कोई जुर्माना नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, गलती हो गई है रिवाइज कर लें, पेनल्टी नहीं पड़ेगी, पैसे जो हैं वो बनते दे दें। ड्यूरिंग ऑडिट आपको कुछ पेनल्टी पड़ सकती है, पूरी नहीं, और शो कॉज नोटिस के बाद भी हो सकती है। अब चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सब में रिटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा इसको टेस्ट किया गया। आ रजिस्टर्ड पर्सन मे फाइल आ रिवाइज रिटर्न विद द अप्रूवल, ये पहली कंडीशन आ गई, विद द अप्रूवल, कितने दिनों के अंदर, 120 दिनों के अंदर अंदर ये रिवाइज कर सकता है। हाउएवर कमिश्नर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड वे रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 60 डेज। क्या मुराद इससे, कि आप 60 दिनों के अंदर अंदर आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। फाइन, आपको 60 दिनों के अंदर कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। जी, आप टैक्स पढ़ रहे हैं? अच्छा जी, वेयर टैक्स पेएबल इज रिवाइज रिटर्न इज मोर देन द टैक्स पेएबल डिक्लेयर। अगर आप टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो 60 दिनों के अंदर सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और सॉफ्टवेयर में जाके आप क्या कहेंगे, जी मैं अपनी रिटर्न को क्या करना चाहता हूँ, रिवाइज डिक्लेरेशन में जाएंगे, और आप इसमें लिखेंगे मैं रिटर्न को रिवाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पास कहीं नजर, हाँ जी, रिवाइज में जाके आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा ये, ठीक है, ये तो इनकम टैक्स की है, लेकिन आप उसमें बताएंगे तो आपसे पूछेगा किस साल की करनी है, फिर आपको सॉफ्टवेयर इजाज़त दे देगा। इफ़ द रिटर्न इज रिवाइज ऑन वॉलंटरी बेसिस अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स अवेटेड और शॉर्ट पेड, ठीक है, नो पेनल्टी शैल बी। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि आप रिवाइज रिटर्न करते हुए क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ये बात उसने पूछी हुई है कि आप रिटर्न रिवाइज करते हुए कंसेशन कैसे ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसे कि आप खुद शराफत के साथ रिटर्न रिवाइज कर दें, आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द ऑडिट उसको किया तो फिर आपको 25% पेनल्टी पड़ जाएगी। सही है, फिर आपको 25% पेनल्टी, आपको 25% पेनल्टी शेल बी इम्पोज्ड इफ द सेम इज रिवाइज। सेम मीन रिटर्न जो रिवाइज की गई है ड्यूरिंग द ऑडिट बट बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। और फुल पेनल्टी कब पड़ेगी, हाँ, जब वो चले गए, उन्होंने वहाँ से जाके आपको नोटिस दे दिया। तो 3 स्टेजेस लॉ ने बताई हैं, ये 3 स्टेजेस आपने, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कंसेशन क्या है, तो कंसेशन में आपने 2 स्टेजेस लिखनी, तीसरी नहीं लिखनी। भाई जब मुझे पेनल्टी पूरी पड़ गई तो मुझे कंसेशन तो कोई नहीं ना मिली, तो आपने फिर 2 स्टेजेस लिखनी है। ठीक है, इस तरह से, यानी ये डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यानी इस छोटी सी चीज़ के अंदर आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। रिटर्न कितने दिनों के अंदर रिवाइज होगी, क्या रिवाइज हो सकती है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, कमिश्नर की अप्रूवल कब चाहिए कब नहीं चाहिए। सही है। फाइनल रिटर्न, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एक फ़ाइनल रिटर्न जो है वो सबमिट करवा देंगे। तो ये हमारा जो रिटर्न का था ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये वाला। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ई फाइलिंग, क्वांटिटेटिव डिटेल्स कौन देगा, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के लिए है ना। एनुअल रिटर्न किसके लिए कंपलसरी है, तमाम कंपनीज के लिए, या जिसको एफबीआर कह दें, या स्पेशल रिटर्न भी उससे मांगी जा सकती है। एक्सटेंशन मिल सकती है कितने दिनों की, और अगर वो ना दे तो चीफ कमिश्नर को। सही है।
क्या 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशन भी मिल सकती है? मिल सकती है। अगर रिफ्यूज़ कर दे, रिवाइज रिटर्न कैसे करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? अगर 60 दिनों में करेंगे तो कमिश्नर नहीं, पहली बात यह है कि विद इन 120 डेज, राइट। तो इसकी प्री रेक्विजिट क्या है? प्री रेक्विजिट इसकी यानी क्या चीज़ें पूरी करनी है ये काम करने के लिए? कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, राइट। कब कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए? विद इन 60 डेज। और अगर आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं, राइट, इसकी पेनल्टी से कैसे जान छुड़वाई जा सकती है? रिटर्न रिवाइज गलती से आपने जो गलती की है उससे कैसे आप बचा जा सकता है, उसकी पेनल्टी से कैसे बचा जा सकता है? वॉलंटरली रिवाइज कर दें, या ऑडिट के दौरान पता चला है तो फिर भी 75% की बचत हो जाएगी। और कब फुल पेनल्टी पड़ेगी? फाइनल रिटर्न कौन फाइल करेगा? डी रजिस्ट्रेशन के टाइम, जब आप डी रजिस्टर होंगे तो उस वक्त फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ, मैं इसलिए लिख रहा कि आप खुद लिखें इसके ऊपर ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या चीज़ है। जी लास्ट इसका आ गया जी, ऑडिट एंड असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कमिश्नर क्या करेगा कि चीज़ें लिखेगा, रीज़न लिखेगा। मे डायरेक्ट द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, मे डायरेक्ट, काम कौन कर रहा है? कमिश्नर। किसके थ्रू करवा रहा है? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, असिस्टेंट कमिश्नर से कम नहीं होना चाहिए। टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और इसकी रीज़न उसको बता दी जाएगी कि हम आपको ऑडिट क्यों कर रहे हैं। द रीज़न शैल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इसकी सबसे बड़ी बेस क्या होगी? स्क्रूटनाइज करेंगे, चीज़ों की छान पड़ताल करेंगे, उसको नीचे लेकर जाएंगे। रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या? इंपोर्ट से रिकॉर्ड मिल गया उनको, कस्टम वालों ने दे दिया, आपके सेलर ने आपको रिकॉर्ड दे दिया किसने मेरे से ये चीज़ें ख़रीदी हैं, आपके बायर ने बता दिया कि मैंने ये चीज़ें इससे ख़रीदी हैं, बिजली वालों ने, सुई गैस वालों ने बता दिया, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। अब देखें ना, एक बड़ा से छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, वो ये माउस बनाता है और वो इसमें पॉली प्रोपिलीन डालता है और उसकी वजह से ये माउस का ना, इसका वो प्लास्टिक बन जाता है। तो पहली दफ़ा जब डिपार्टमेंट ने जाके देखा तो उन्हें कहा जी एक माउस बनाते हुए उनका हाफ यूनिट लगता है, आध एक यूनिट लगता है समझे बिजली का, तो ये एक माउस बन जाता है। अगले महीने उनका बिजली का बिल आ गया 1 लाख यूनिट और वो कह रहे जी हमने 10,000 माउस बनाए हैं। डिपार्टमेंट क्या कहेगा? भाई ये जो 90,000 यूनिट आपने कहाँ इस्तेमाल किया बिजली का? कहाँ गया वो लीक हो रही थी बिजली आपकी, कोई पाइप कट गया था उसमें से बिजली हवा में जानी शुरू हो गई थी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो इसका मतलब तुमने कुछ चीज़ में बनाई है, वो बनाई है तो इसका मतलब तुम्हारे स्टॉक में नहीं पड़ी, तुमने बेच भी दी हुई है। समझ आ रही है? और ये आपने फ़लाँ बंदे से हमें इनवाइस मिल गई है कि तुमने इतना पॉली प्रोपिलीन ख़रीदा है, रीज़न इतना लोगों से ख़रीदा हुआ है आपने, आ जाओ रिकॉर्ड सीधे हो ज़रा। ये होती है चीज़ कि जब आपका ऑडिट किया जा सकता है। विच शैल बी इंक्लूड द मेयर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट रिफंड क्लेम एंड कंप्लाइंस ऑफ लीगल प्रोविजन विदाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर दैट रिक्वायर। पर आप इतना बता दें कि ये जो रीज़न होगी ये किस पे बेस करेगी? अवेलेबल रिकॉर्ड्स के ऊपर और थर्ड पार्टी के ऊपर। समझ आ रही है? द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स, वो चाहे तो आपसे कोई और चीज़ें भी मांग सकता है जो आप उसको नहीं दे रहे। फॉर कंडक्टिंग ऑडिट हु शैल बी अलाउड टू हैव एक्सेस टू द यूज़ ऑफ मशीन एंड सॉफ्टवेयर, और आप उसको क्या करेंगे? वो आपका मोबाइल
लैपटॉप आपके ऑफिस की मशीन्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। एक्सपर्ट भी यूज़ करते हैं, इनके क्लाउड्स तक भी एक्सेस ले लेते हैं कि तुम्हारा डेटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है। आजकल लोग नहीं रखते ना, मोबाइल के ऊपर तो नहीं रखते। एक शख्स से मैंने कहा कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने कहा जी वो मेरी सिम जो है मैंने चेंज की है। तो मैंने उसे कहा कि ये सिम वाले कहानी कौन सी है, सिम में अब कौन से नंबर सेव होते हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरा मोबाइल भी गुम हो गया था, वो भी मैंने नया लिया। मैं कहा यार लोग मोबाइल में भी नंबर नहीं रखते अब तो जीमेल या जो भी आप आईडी डालते हैं तो आपका डेटा तो क्लाउड पे सेव होता है। उसने कहा जी वो मुझे उसका फिर पता ही नहीं है। वे मकसद कहने का कि मैंने आपकी जो कॉल नहीं उठाई, मैंने नहीं उठानी थी। समझ आई है ना? तुम जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे लो। तो ये है कि उसके क्लाउड के ऊपर भी आपसे एक्सेस ली जा सकती है। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में ऑब्टेन ड्यूली टेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। वो ये नहीं करते कि आपसे इन्फॉर्मेशन ली और घर चले गए, मैं बाद में मुकर जाऊंगा सीधा ही, मैंने तो दी नहीं ये इन्फॉर्मेशन। तो वो हमसे स्टैम्प करवाते हैं, साइन करवाते हैं कि ये आपने दी है, कल को मुकर नहीं जाना आपने। आप भी जब ऑडिट करेंगे ऐसे ही करेंगे कि जो जो मैनेजमेंट से चीज़ें लेंगे उनसे ऑथेंटिकेट करवाते हैं आप कि भाई ये इस पर साइन करो। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर। ये है मैक्सिमम पीरियड, 6 साल तक का आपका। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर शख्स को सेल्स टैक्स का डेटा 6 साल तक मेंटेन करना है। 6 साल, 6 महीने नहीं, 6 साल तक। उसके बाद आप उसको बेशक ना दें। ऑडिट शैल बी कंडक्टेड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डिक्लेयर्ड टैक्स लायबिलिटी आउटपुट ब्ला 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 ब्ला। ये ऑडिट क्यों किया जाएगा? ताकि बात की सच्चाई को मापा जा सके, किसने जो इनपुट, आउटपुट, डेबिट, क्रेडिट, नोट सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। ऑडिट ऑनलाइन भी किया जा सकता है जी, डिजिटल दहशतगर्दी के थ्रू भी आपके साथ हो सकता है। वीडियो लिंक्स और एनी फैसिलिटी दैट मे बी अवेलेबल। ओ जी मैं अमेरिका में हूँ, कहेंगे यार ऑनलाइन आ जाओ। क्या अमेरिका? अब कौन सा अमेरिका रह गया? समझ आ रही है ना जी? मैं रिकॉर्ड नहीं शो कर सकता भाई, मैं जो कहूँगा तस्वीरों में दिखाते जाना मुझे, इसमें कौन सा मसला, स्कैन करके भेजते जाना साथ। अब तो सिर्फ बंदे ही और खुराक ही रह गई ना जो ऑनलाइन नहीं जा रही, बाकी तो हर चीज़ जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है, ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई है, सब कुछ शुरू हो गया हुआ है। Where a registered person fails to produce any records, accounts, records or evidence, the officer of Inland Revenue may proceed to make best judgment assessment। हाँ ये देखिएगा, अगर कहीं उसे लगा कि ये मुझे चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर वो अपनी असेसमेंट के मुताबिक आपका फैसला सुनाएगा। ये जो चीज़ तुम नहीं दे रहे इसका मतलब हुई है, तुम्हारे मुताबिक ये रिकॉर्ड मौजूद है, तुम्हारे पास ये सेल नज़र नहीं आ रही, चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं, कहाँ है ये? अब वो नहीं बताता, कहेंगे हाँ अब ये सेल मैं इसको गिनूंगा। ये है जी, समझ आ गई आज की ये चीज़ है। ठीक है जी, कल मेरा ख्याल है कि ये कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह, और कल आपका टेस्ट भी है, आई होप सो। तो मेरा बेटा आपने टेस्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप टेस्ट नहीं होंगे। आप टेस्ट नहीं होंगे तो एक्चुअली जब परफॉर्म करने लगेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।